हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्ण को अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा उत्पाद सिपाही में नागपुरी व्याकरण का सिलेबस क्या रहने वाला है। उसके बाद आगे हम लोग वर्ण को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, नागपुरी व्याकरण से उत्पाद सिपाही में क्या क्या पूछने वाला है। तो पहला है हमारा वर्ण, फिर संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अव्यय, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द और वाक्शुद्धि। तो इतने सारे टॉपिकों से नागपुरी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिसमें से अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ से लगभग सारे टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर ये नागपुरी व्याकरण का पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो नागपुरी शिष्य साहित्य में मंजर भाग 2 पुस्तक से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। और राइटर कौन है तो शकुंतला मिश्र और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी जी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तीसरा में हमारा नागपुरी लोक साहित्य, लोकगीत, लोककथा, कहावत, पहेली और मुहावरे। तो इसमें से भी लगभग सारे टॉपिक हमारे क्लियर हैं, कुछ कुछ बाकी हैं तो मैं उसे करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हमारा बच जाता है मंजर भाग 2, तो इसको भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं वर्ण की। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्ण को समझने से पहले ध्वनि को समझते हैं। ध्वनि होता क्या है और कहते किसे हैं। तो ध्वनि मुद्र रूप से बोले और सुने की चीज है के। ध्वनि क्या है? मुद्र रूप से यानी मुख्य रूप से बोलने और सुनने का चीज है। ठीक है, जो ध्वनि, जो आपको आवाजें सुनाई दे रही है, जो हम बोल रहे हैं, वो क्या है? ध्वनि है। तो इस ध्वनि को हम क्या कहते हैं? तो मुख्य रूप से बोलने और सुनने का चीज कहते हैं। ठीक है, और ध्वनि शब्द कर प्राण है के, और जो ध्वनि है सभी शब्दों का प्राण होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, जो ध्वनि होता है क्या होता है? तो शब्दों का प्राण होता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। ठीक है, बिना ध्वनि की हम किसी भी शब्दों को कल्पना नहीं कर सकते हैं, किसी भी शब्द के बारे में सोच नहीं सकते हैं। जब ध्वनि है तब हम शब्द की कल्पना कर सकते हैं या उसे हम बोल सकते हैं या सोच सकते हैं। ठीक है, तो बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो ध्वनि के जब लिखित रूप दे देवल जाएला तब वर्ण कहायला। ठीक है, जब हम किसी भी ध्वनि को यानी जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, उन ध्वनियों को, उन आवाजों को जब हम लिखित रूप देते हैं यानी हम पेन की सहायता से कॉपी में लिख देते हैं, तब हम उस ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही वर्ण का डेफिनेशन नहीं हुआ, लेकिन जब हम ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या समझा? तो ध्वनि मुद्र रूप से बोले और सुने चीज के। क्लियर है? ध्वनि शब्द कर प्राण के, और बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। और जब ध्वनि के लिखित रूप दे देवल जाएला तब उके का कहल जाएला? तो वर्ण कहल जाएला। क्लियर है? आगे बात करते हैं वर्ण की। तो वर्ण के कहल जाएला? वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। वर्ण के कहल जाएला, यानी वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे कहना चाह रहा है कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिस मूल ध्वनि को और हम विभक्त नहीं कर सकते, उसको हम और तोड़ नहीं सकते, उस मूल ध्वनि को और हम विच्छेद नहीं कर सकते। तो उस मूल ध्वनि को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अ, ई, क, ख, ग, र इत्यादि, ये सब क्या है? वर्ण है। अब यहाँ पे हम बात करें तो अ को, ई को, क को और हम विच्छेद नहीं कर सकते, इसे और हम तोड़ के नहीं लिख सकते। इस वजह से ये हमारा क्या होगा? वर्ण होगा। क्लियर है? चलिए इसे और एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कल। कल हमारा क्या है? यहाँ पे एक शब्द है और इस शब्द में दो को हमारा ध्वनि छुपा हुआ है। कल शब्द में दो ध्वनि है, कौन कौन? क और ल। अब यहाँ पे हम बात करें क और ल को और हम विच्छेद कर सकते हैं, इसको और हम तोड़ सकते हैं। क्या क्या हमें तोड़ सकते हैं? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तब जाके हमारा कल बन रहा है। यानी कल यहाँ पे हमारा पे दो ध्वनि था, लेकिन इसको मैंने विच्छेद किया तो चार ध्वनि हमें मिले। अब इसके बाद हम बात करें तो इसको और हम तोड़ नहीं सकते, इसके बाद हम इसे और विच्छेद नहीं कर सकते। तो ये हमारा ध्वनि, मूल ध्वनि क्या होगा? वर्ण होगा। क्लियर है? यहाँ पे लिखा हुआ है इकर बादे ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला, से ले ई मूल ध्वनि वर्ण के या अक्षर के। क्लियर है? चलिए आपको आगे एक बात याद रखनी है, और वो क्या है? तो वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। वर्ण क्या है? तो हमारे द्वारा जो उच्चारित भाषा है, वाणी है, उसका सबसे छोटा इकाई है। वर्ण क्या है? तो उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। इस बात को आपको याद रखना है।
ठीक है। अब आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वर्ण के कितने भेद होते हैं या वर्ण के कई गो भाग में बांटल जाएला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ण के 2 गो भाग में बांटल जाएला, यानी वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। तो पहला होता है हमारा स्वर वर्ण समूह और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण समूह। ठीक है, स्वर यानी वर्ण को यहाँ पे 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। अब यहाँ पे आगे हम बात करें तो स्वर वर्ण समूह को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है किसको, स्वर वर्ण समूह को, जिसमें से पहला है हमारा हर स्वर और हर स्वर के अंदर 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन, पहला हमारा अ, ई और उ। हर स्वर के अंदर कितने वर्ण, 3 वर्ण। दूसरा भेद है हमारा स्वर वर्ण समूह का तो दीर्घ स्वर, और इसके अंतर्गत भी 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन, आ, ई और उ। ठीक है, और तीसरा भेद है हमारा संयुक्त स्वर, और इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं, तो 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन, ए और ओ। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने देखा वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, यानी वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण समूह और दूसरा व्यंजन वर्ण समूह। और स्वर वर्ण समूह को 3 भागों में बांटा गया है, पहला है हर स्वर, दूसरा है दीर्घ और तीसरा संयुक्त है। और हर स्वर के 3 वर्ण अ, ई, उ, फिर दीर्घ स्वर के 3 वर्ण आ, ई, उ, और संयुक्त स्वर के 2 वर्ण ए और ओ। यानी टोटल यहाँ पे हम बात करें तो स्वर्ण वर्ण कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। चलिए अब आगे हम लोग स्वर्ण वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला। तो स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला, स्वर्ण वर्ण उ वर्ण मन के कहल जाएला जेकर उच्चारण में अन्य वर्ण कर सहारा नी लेवे के पड़ेला, ओके स्वर्ण वर्ण कहल जाएला। स्वर्ण वर्ण के कहल जाएला या स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ण जिसके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण का सहारा हमें नहीं लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे अ, ई, उ। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो अगर हम अ उच्चारित कर रहे हैं, अ का उच्चारण कर रहे हैं, तो किसी दूसरे वर्ण का यहाँ पे हमको सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। तो अ, ई, उ ये सब क्या हो जाएंगे, स्वर्ण वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, या फिर एक और डेफिनेशन है, स्वर्ण वर्ण उ हके जेके उच्चारण करक में कोनो बाधा नहीं आवेला। ठीक है, स्वर्ण वर्ण ओ वर्ण है जिसके उच्चारण करने में हमें कोई बाधा नहीं आता है। उके बोले में अलगठे मतलब क्या होता है, तुरंते या आसानी से निकल जाए, यानी हम स्वर्ण वर्ण का उच्चारण कर रहा है तो वो आसानी से निकल जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वर्ण वर्ण कहेंगे। आगे हम यहाँ पे बात करें तो स्वर्ण वर्ण कर 3 गो भेद होएला, यानी स्वर्ण वर्ण को कई भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, जस्ट हमने अभी देखा था, पहला है हर स्वर जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अ, ई और उ। और दूसरा हमारा क्या है, दीर्घ स्वर जिसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, आ, ई और उ। क्लियर है। और तीसरा होता है हमारा संयुक्त स्वर जिसमें ए और ओ वर्ण आते हैं। क्लियर है। चलिए आगे आपको कुछ बातें याद रखनी है, और वो क्या है, तो नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर्ण वर्ण 8 गो आए हैं। ठीक है, नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर्ण वर्ण कितने आए हैं, तो 8 गो आए हैं। कौन कौन है, पहला है अ, ई, उ, आ, ई, उ, ए और ओ है, यानी कुल मिलाकर 8 गो स्वर वर्ण है जिसका व्यवहार कहाँ होता है, तो नागपुरी व्याकरण में होता है। जिसमें से हम बात करें तो जस्ट हमने अभी देखा था, अ, ई, उ को क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। आ, ई, उ को क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। और ए और ओ को क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो नागपुरी में व्यवहार होने वाला स्वर वर्ण कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें तो ऐ और औ संयुक्त स्वर हके मुदा नागपुरी में इकर उच्चारण नी के बराबर होवेला। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐ और औ ये भी संयुक्त स्वर है, लेकिन इसका व्यवहार नागपुरी में नहीं होता है। इसका व्यवहार या फिर इसका बोल सकते हैं कि नागपुरी में इसका उच्चारण नहीं के बराबर होता है। तो नागपुरी में कुल कितने स्वर वर्ण लिए जाते हैं, 8 को लिए जाते हैं। कौन कौन है, अ, ई, उ, आ, ई, उ, ए और ओ, आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण के कहल जाएला, व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण कर मदद कर दरकार होएला। ठीक है, व्यंजन वर्ण हम किसे कहेंगे, तो व्यंजन वर्ण के समूह के उच्चारण में हमें किसका मदद लेना पड़ता है, स्वर्ण वर्ण समूह का मदद लेना पड़ता है। तो वैसे वर्ण को हम वहाँ पे क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करते हैं क लिखना है, तो हमें यहाँ पे किसका मदद लेना पड़ रहा है, अ का, तब जाके पूर्ण रूपेण क्या बन रहा है, क बन रहा है। ठीक है, उसी प्रकार हम बात करें तो ख लिखना है हमें, तो ख प्लस अ, तब जाके पूर्ण रूपेण क्या बन रहा है, ख बन रहा है। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि व्यंजन वर्ण हम किसे कहेंगे, तो जिस वर्ण को लिखने में हमें स्वर्ण वर्ण का मदद लेना पड़ रहा है उसे हम यहाँ पे व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, फिर किन किन वर्णों को क्या क्या कहा जाता है, और नागपुरी में किन किन व्यंजन वर्णों का व्यवहार होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क, ख, ग, घ, अंगा,
यहाँ से लेकर प फ ब भ म तक इन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने सारे इसके अंदर व्यंजन है सारे को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? आगे हम लोग देखें तो य, र, ल, व इनको क्या कहा जाता है? इन वर्णों को तो अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे हम बात करें तालव स, दैन्य स, मूर्धन्य स और ह, इसको क्या कहा जाता है? तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? इसके बाद में है अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र, इसे क्या कहा जाता है? तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ वर्णों को गोल घेरा के अंदर रखा गया है, जैसे अन्ना हो गया, तालव स हो गया, दन्य स हो गया, अक्ष हो गया, त्र हो गया, ज्ञा हो गया और स्र हो गया। तो इन वर्णों का नागपुरी में व्यवहार नहीं है। ठीक है? किन किन वर्णों का? तो अन्ना का व्यवहार नहीं होता है नागपुरी में, तालव स का, दन्य स का, फिर अक्ष, त्र, ज्ञा और स्र का नहीं होता है। ठीक है? और इन वर्णों की जगह में तो इनका तो व्यवहार नागपुरी में नहीं होता है, लेकिन इन वर्णों की जगह में किसी और वर्ण का व्यवहार होता है। तो उसे आगे हम लोग डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग को समझना था कि किन किन वर्णों को क्या क्या कहा जाता है और कौन से व्यंजन वर्ण है। क्लियर है? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि नागपुरी में किन किन वर्णों का व्यवहार होता है, किन किन व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है और कितने व्यंजन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि नागपुरी में कई गो वर्ण कर व्यवहार हुएला, यानी यहाँ पे कितने स्वर वर्ण का व्यवहार होता है और कितने व्यंजन वर्ण का व्यवहार होता है, इन दोनों को यहाँ पे देखेंगे कि नागपुरी में व्यवहार होने वाले स्वर वर्ण कितने हैं और व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 29 कितने, तो टोटल 29 व्यंजन वर्ण का व्यवहार होता है। कौन कौन से? तो क, ख, ग, घ, फिर च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ध, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह और अढ़ का, यानी टोटल यहाँ पे 29 व्यंजन वर्ण है। और स्वर वर्ण की बात करें तो टोटल 8 स्वर वर्ण का व्यवहार होता है। कौन कौन सा है? अ, ई, उ, जिसे हम क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और ए और ओ को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम बात करें तो 37 यानी 37 वर्ण का व्यवहार होता है। स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों को मिलाकर कुल हम यहाँ पे बात करें तो 37 वर्णों का नागपुरी में व्यवहार होता है। क्लियर है? इतना याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। जस्ट हमने अभी बताया था कि नागपुरी में अन्न कर, तालव स कर, दन्य स कर, अक्ष कर, त्र कर, ज्ञा कर और स्र कर व्यवहार नहीं हुएला। तुकर जगह में उसका जगह में किन वर्णों का व्यवहार किया जाता है आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अन्ना कर उच्चारण न करल जाएला। तो अन्ना के जगह में किस वर्ण का व्यवहार किया जाता है नागपुरी में? तो न का। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे गुण, तो गुण को क्या लिखते हैं नागपुरी में? गुण लिखते हैं। यानी अन्ना के जगह में किस किस वर्ण का व्यवहार हो गया है? तो न का व्यवहार हो गया है। ठीक है? उसी प्रकार हम बात करें तो तालव स और दैन्य स कर उच्चारण मूर्धन्य स करल जाएला। ठीक है? तालव स और दैन्य स के स्थान पे किस स का प्रयोग किया जाता है? तो आपका मूर्धन्य स का किया जाता है। और कभी कभी जो दैन्य स है उसके जगह में कभी कभी ख का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोष, तो दोष को क्या लिखा गया है? दोष लिखा गया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं दन्य स के जगह, यानी दन्य स जो है उसके जगह पे क्या लिखा गया है? मूर्धन्य स का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं पुरुष, पुरुष में आपका जो दन्य स है उसके जगह में मूर्धन्य स का प्रयोग किया गया है। ठीक है? पुरुष को पुरुष लिखा गया या पुरुष भी लिखा गया है। यानी यहाँ पे क्लियर है कि आपका जो दन्य स है उसके जगह में आपका तो मूर्धन्य स का प्रयोग हो ही रहा है, उसके जगह में कभी कभी ख का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे और देखें तो मनुष्य, तो उसके जगह में मनुख भी लिखा जाता है और मनुष्य भी लिखा जाता है। क्लियर है? आगे है कहूँ कहूँ य कर उच्चारण ज हो जाएगा। ठीक है? कहीं कहीं क्या होता है? तो य का उच्चारण ज हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखें योग, तो क्या हो जाता है? जोग हो जाता है। संयोग का संजोग हो जाता है। तो आपको कहीं कहीं नागपुरी में य के स्थान पे क्या मिल जाएगा? ज भी मिल जाता है। जैसे योग के जगह में जोग मिल जाएगा, संयोग के जगह में संजोग मिल जाएगा। ठीक है? उसी प्रकार आगे हम बात करें यह तेर ल कर र और व कर ब में बदल जाएगा। ठीक है? इसी तरह से क्या होता है? कहूँ कहूँ यानी हमेशा नहीं होता है, कहीं कहीं कभी कभी ल के जगह में र का भी प्रयोग मिल जाएगा और व के जगह में कभी कभी ब का भी प्रयोग मिल जाएगा। ठीक है? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हल तो हर हो जाता है, फाल तो फार हो जाता है, और हम बात करें तो विशेषता का विशेषता हो जाता है। तो यहाँ पे ल के जगह में र का प्रयोग हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं व के जगह में ब का प्रयोग किया गया है। ठीक है? चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं
संयुक्त वर्णों की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से संयुक्त वर्ण है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त वर्ण है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अक्षर की जगह में किस वर्ण का व्यवहार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्षर जगह में ख या छ के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी नागपुरी में आपको अक्षर जो वर्ण है वो नहीं दिखाई देगा, उसके जगह में आपको क्या मिलेगा, तो ख और छ का व्यवहार मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे क्षमा, तो इसको क्षमा लिख सकते हैं, यानी अक्षर की जगह में छ का प्रयोग किया गया है। छत्री है तो इसको खत्री लिखा गया है, यानी अक्षर की जगह में ख का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पंछी, तो यहाँ पे पंखी या पक्षी लिखा जाता है। तो आप यहाँ पे क्लियर है कि अक्षर की जगह में किस वर्ण का प्रयोग किया जा रहा है नागपुरी में, तो ख का और छ का। क्लियर है। आगे हम यहाँ पे देखें, त्र, त्र का जगह में किस वर्ण का व्यवहार होता है, तर का होता है। त्र के स्थान पे क्या मिलेगा आपको नागपुरी में, तर मिलेगा, तर का व्यवहार मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे त्राण, तो तरान लिखा मिलेगा, ठीक है। त्र की जगह में क्या लिखा गया है, त और र लिखा गया है, तो त्राण की जगह में तरान मिलेगा। पितृ, तो पीतर मिलेगा। क्षेत्र है तो क्षेत्र मिलेगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ज्ञ का। तो ज्ञ के स्थान पे नागपुरी में किसका व्यवहार हुआ है, तो ज्ञ का, ज्ञ और य का हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे ज्ञान, तो इसको क्या लिखा जाता है नागपुरी में, ज्ञान लिखा जाता है। ज्ञान है उसको ज्ञान लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह स्र, स्र का व्यवहार नागपुरी में क्या होता है, सर होता है। तो सर, जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे श्राप, तो इसको क्या लिखा जाता है, शराप लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि ज्ञ का जगह में क्या किसका प्रयोग होता है, तो ज्ञ का होता है। जैसे ज्ञान है तो उसका ज्ञान हो जाता है। स्र की जगह में सर का होता है। तो जैसे श्राप है तो उसको हम नागपुरी में कैसे लिखा जाता है, शराप लिखा जाता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है। सबसे पहला अगर हम बात करें तो तत्सम तद्भव शब्द के छोड़ देवल जाए तो मूल नागपुरी में ई ध्वनि मनक व्यवहार असंगत आए। यहाँ पे कहना चाह रहा है, अगर हम तत्सम और तद्भव शब्द को छोड़ देते हैं, उसके बाद नागपुरी में ई ध्वनि मनक मतलब किन ध्वनियों की बात कर रहा है, तो अन्ना का, तलब स का, दैनिस का, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र का, इन ध्वनियों को बात कर रहा है। तो इन ध्वनियों का व्यवहार असंगत आए, मतलब तत्सम तद्भव को छोड़ के नागपुरी में आपको अन्ना, तालब स, दैनिस, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र का व्यवहार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नागपुरी में तत्सम और तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है तो वहां पे आपको इन वर्णों का व्यवहार देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। आगे यहाँ पे अगर हम बात करें तो नागपुरी में क्री, मिरी, लरी और री का प्रयोग नहीं होगा। आपको ये याद रखना है कि नागपुरी में किनका प्रयोग नहीं होता है, तो क्री का नहीं होता है, मिरी का नहीं होता है, लिरी का नहीं होता है और री का नहीं होता है। तो इन वर्णों की जगह में किनका प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कृपा लिखा हुआ है तो कृपा लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा जाएगा, कृपा लिखा जाएगा। मृत्यु है तो मृत्यु लिखा जाएगा। ऋतु है तो ऋतु लिखा जाएगा। अब इस तरह से नागपुरी में देखने को मिलते हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे यहाँ पे हम बात करें तो नागपुरी में य कर इया भी उच्चारण होएला, ठीक है। नागपुरी में य का क्या उच्चारण होता है, तो इया भी उच्चारण होता है। जस्ट हमने इससे पहले क्या देखा था, तो य का ज उच्चारण हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इया हो रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यार है तो नागपुरी में यार भी लिखा जाता है। याद है तो याद भी लिखा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि य का क्या क्या उच्चारण हुआ, हमने जस्ट इससे पहले देखा था य का ज भी होता है और इया भी होता है, इसे भी याद रखना है। और आगे देखें तो कहूँ कहूँ न कर उच्चारण ल भी होएला, और कहीं कहीं क्या होता है, न का उच्चारण ल भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे नील, तो नागपुरी में क्या मिलेगा आपको, लील लिखा मिलेगा। नंबर है तो कहीं लंबर लिखा मिलेगा, ठीक है। और आगे हम बात करें तो री कर उच्चारण री या री होएला, ठीक है। जो री आपका स्वर वन है, इसका उच्चारण क्या होता है, तो री या री होता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे देखते हैं, जैसे ऋण लिखा है तो नागपुरी में आपको ऋण लिखा मिलेगा। कृष्ण है तो नागपुरी में आपको कृष्ण कृष्ण लिखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि री का उच्चारण री या री भी होता है, और य का उच्चारण इया भी होता है और ज भी होता है, और कहो कहो न का उच्चारण क्या होता है, ल भी होता है। इन सभी को याद रखना है। और आगे बात करें तो रेफ कर र उच्चारण हुएला। रेफ का क्या उच्चारण होता है, तो र उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे धर्म, तो धर्म में म में क्या है, रेफ है, तो इसका उच्चारण नागपुरी में क्या होता है, र होता है, धर्म लिखाता है। धर्म है तो उसको नागपुरी में हम क्या लिखते हैं, धर्म लिखते हैं। कर्ता है तो इसको क्या लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफ का उच्चारण यहाँ पे क्या हो जा रहा है, र हो रहा है, ठीक है। इन सभी को दिमाग में रखना है। नेक्स्ट आगे हम बात करें तो कहूँ कहूँ ठ का,
कर स में परिवर्तन देखल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा नागपुरी में, तो ठ का उच्चारण स में भी देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे बैट तो 22 मिलेगा, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। रूट है तो रूसेक मिलेगा या रूस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठ का उच्चारण क्या हो जाता है, स हो जाता है, और रेफ का उच्चारण क्या हो जाता है, र हो जाता है। ठीक है, और आपको एक बात को यहाँ पे याद रखना है, क्या है, तो नागपुरी भाषा के लिखे के लिए लिपि मन में कैथी, बंगला, उड़िया, रोमन और देवनागरी का व्यवहार होला। ठीक है, नागपुरी भाषा को लिखने में किन लिपियों का व्यवहार हुआ, तो कैथी का हुआ, बंगला लिपि का व्यवहार हुआ, उड़िया लिपि का व्यवहार हुआ, और रोमन लिपि का व्यवहार हुआ, और देवनागरी लिपि का व्यवहार हुआ। मगर सबसे सुविधा देवनागरी लिपि में लिखे से होला। लेकिन सबसे सुविधा यानी सबसे आसान किस लिपि से पड़ा नागपुरी लिखने के लिए, तो देवनागरी लिपि से जो नागपुरी भाषा लिखी गई काफ़ी आसान हुआ। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। अब आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वर्ण मनक उच्चारण स्थान। तो सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होता है, उन सभी को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंठ से। कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो अ कर, आ कर, क, ख, ग, घ, अंगा और ह को याद रखना है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ह का उच्चारण स्थान बताइए, तो कहाँ से होगा, कंठ से होगा। तो आपको सभी वर्णों को याद रखना है, कंठ से अ का, आ का, क का, ख, ग, घ, अंगा और ह का। ठीक है, आगे हम बात करें तालु से, ई का, च, छ, ज, झ, य और स का होता है, तालब स का। आगे हम बात करें मूर्धा सा, तो किसका किसका होता है मूर्धा से, री का, ट का, ठ का, ड का, ढ का, अन्ना का, र का और दैन्य स का। आगे हम बात करें तो दंत से यानी दांत से किनका किनका होता है, त का, थ का, द, ध, न, ल और स का होता है। आगे यहाँ पे देखें ओष्ठ से, तो ओष्ठ से किन वर्णों को उच्चारण होता है, उ का, प, फ, ब, भ, म का होता है। आगे हम यहाँ पे देखें कंठ तालु से, तो किसका होता है, ए और ए का होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आगे कंठोत्थ से किसका होता है, ओ का और औ का होता है। आगे यहाँ पे देखें दंतोष्ठ से किसका होता है, तो व का होता है। और लास्ट है हमारा नासिका, तो अंगा का, इया का, अन्ना का, न का और म का होता है। ठीक है, इन सभी का आपको याद रखना है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नागपुरी का अल्परान या अघोष ध्वनि सबकर। आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि नागपुरी का अल्परान या अघोष ध्वनि यानी नागपुरी में अल्परान ध्वनि और अघोष ध्वनि यहाँ पे एक ही लिया गया है। लेकिन हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में अल्परान ध्वनि अलग होता है, अघोष ध्वनि अलग होता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा बाद में कर देंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जस्ट इसके बाद हम लोग हिंदी में जो अल्परान ध्वनि होते हैं और अघोष ध्वनि होते हैं उसके बारे में भी आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं कि नागपुरी कर अल्परान या अघोष ध्वनि कौन कौन होगी। यानी नागपुरी में अल्परान और अघोष के एक ही मानल जाए, जबकि हिंदी में दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अल्परान या अघोष ध्वनि होते क्या है। तो जहाँ उच्चारण में कम ताकत, मुंह से कम हवा, चाहे उच्चारण हलुक हुए, उके अल्परान या अघोष ध्वनि कहल जाएगा। ठीक है, जहाँ उच्चारण में कम ताकत लग रहा है, मुंह से कम हवा निकल रहा है, या चाहे उच्चारण जो उसका हलुक हो रहा है मतलब हल्का हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्परान या अघोष ध्वनि कहेंगे। ठीक है, इस डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए अल्परान व्यंजन या अल्परान ध्वनि क्या होगा, तो प्रत्येक वर्ग कर पहिल अक्षर और तीसरा अक्षर अल्परान या अघोष है। ठीक है, इसको बस दिमाग में रखना है, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा कि प्रत्येक वर्ग कर पहिल अक्षर और तीसरा अक्षर कहा के, तो अल्परान या अघोष के। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे क तो हमारा पहला वर्ग का पहला हुआ और ग पहला वर्ग का तीसरा अक्षर हुआ। ये दोनों हमारा क्या है, अल्परान व्यंजन है और फिर अघोष व्यंजन भी है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट च और ज, ट और ड, त, द और प और फ, ये हमारा क्या हो गया, अल्परान या फिर अघोष ध्वनि, जो कि टोटल संख्या में बात करें तो कितने हैं, 10 है। नागपुरी में मात्र कितने लिए गए हैं अल्परान या अघोष ध्वनि की संख्या, तो 10 लिए गए हैं, इसे भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नागपुरी कर महाप्राण या घोष ध्वनि कर। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, तो अल्परान या अघोष ध्वनि। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे नागपुरी कर महाप्राण या घोष ध्वनि। ठीक है, तो अगर हिंदी में बात करें तो सेम यहाँ भी है। हिंदी में अगर वहाँ देखें तो महाप्राण और घोष ध्वनि अलग अलग होते हैं, लेकिन नागपुरी में एक ही लिया गया है। चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप जहाँ उच्चारण में कटिक ताकत या मुंह से बगरा हवा कर दरकार पड़ेला उके महाप्राण या घोष ध्वनि कहल जाएगा। ठीक है, जहाँ उच्चारण में किसी भी वर्ण के उच्चारण में क्या हो रहा है, थोड़ा कटिक ज़्यादा ताकत यानी ज़्यादा ताकत लगाना हो रहा है, मुंह से ज़्यादा हवा निकल रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण या घोष ध्वनि कहेंगे। ठीक है, इससे क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट इस डेफिनेशन से क्लियर होगा। महाप्राण व्यंजन या आपका घोष ध्वनि क्या होगा, तो प्रत्येक वर्ग कर दूसर और चौथा अक्षर महाप्राण या घोष सकें। ठीक है, इस बात को आपको याद रख लेना है।
कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर हमारा क्या होगा, महाप्राण व्यंजन या महाप्राण वर्ण होगा और या घोष व्यंजन होगा, ठीक है, या वर्ण होगा। इसको आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ख तो हमारा पहला वर्ग का दूसरा अक्षर हुआ और घ हमारा पहला वर्ग का चौथा अक्षर हुआ, तो ये दोनों हमारा क्या होगा, महाप्राण या घोष वर्ण होगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो ख और घ हो गया, छ और झ हो गया, फिर ठ और अढ़ हो गया, फिर थ और ध हो गया, फ और भ हो गया। यानी इसकी भी टोटल संख्या की बात करें तो आपका महाप्राण या घोष कितने होंगे, 10 इसकी संख्या हो गई नागपुरी में, ठीक है। चलिए इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे आप लोगों का कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से मैं यहाँ पे आपको हिंदी में जो अल्पप्राण ध्वनि है और महाप्राण ध्वनि है और अघोष ध्वनि है और घोष ध्वनि है, उन सभी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बता देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्यंजन के वर्ण के दो भेद, यानी हिंदी में व्यंजन वर्ण के दो भेद माने गए हैं, किनको किनको, तो अल्पप्राण और महाप्राण को, ठीक है। जिसमें से अगर हम अल्पप्राण की बात करें तो इसमें डेफिनेशन सेम है, बस इसमें फर्क क्या है तो वो देखिए। अल्पप्राण व्यंजन क्या होगा, तो पहिल वर्ग का पहिल अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन कहा के तो अल्पप्राण की। और अपने जस्ट हमने यहाँ नागपुरी में क्या देखा था, तो पहला यानी किसी भी प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर और तीसरा अक्षर अल्पप्राण या अघोष था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है अल्पप्राण हिंदी में, तो प्रत्येक वर्ग कर पहिल, तीसर और पांचवा और अंतस्थ व्यंजन जितने, यानी अंतस्थ व्यंजन कितने हैं टोटल हमारे 4 हैं, य र ल व, ठीक है। तो वो चारों और आपका सभी वर्गों का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर हमारा क्या होगा, तो अल्पप्राण व्यंजन होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे क, ग, अंगा, देखिए क हमारा पहला अक्षर हुआ, ग हमारा तीसरा अक्षर हुआ, अंगा हमारा पांचवा अक्षर हुआ, फिर च, फिर ज, फिर इया, तो ये भी हमारा पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर हो रहा है। फिर ट, ड, अन्ना, ये भी पहला, तीसरा, पांचवा हो रहा है। त, द, न, यहाँ भी पहला, तीसरा और पांचवा हो रहा है। प, ब, म, यहाँ भी पहला, तीसरा और पांचवा हो रहा है। और अंतस्थ व्यंजन हमारा य, र, ल, व, ठीक है, ये सब सारे क्या है, तो अल्पप्राण व्यंजन है। ये सभी आपको हिंदी में देखने को मिलेगा, जबकि नागपुरी में इसे नहीं माना है, ठीक है। नागपुरी में सिर्फ 10 आपका अल्पप्राण या अघोष ध्वनि है, जो हमारा प्रत्येक वर्ग का क्या होता है, तो पहला और तीसरा अक्षर होता है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं महाप्राण की। तो डेफिनेशन सेम है, या यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे फर्क क्या याद रखना है, तो महाप्राण व्यंजन क्या होंगे, तो प्रत्येक वर्ग कर दोसर, चौथा और उष्म वर्ण, जो उष्म व्यंजन है वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। और जैसे कि नागपुरी में हमने जस्ट देखा था कि महाप्राण व्यंजन कौन कौन से थे, तो सभी वर्गों का दूसरा और चौथा अक्षर। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या एक शामिल हो रहा है, तो प्रत्येक वर्ग का दोसर और चौथा और उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन संख्या कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन, तो आपका तालब स, मूर्धन्य स, दैन्य स और एक आपका ह। तो उन सभी को मिला के क्या बनता है हिंदी में महाप्राण व्यंजन बनता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ख, घ, छ, झ, ड, ढ, थ, ध, फ, भ, फिर देखिए तालब स, दैन्य स, मूर्धन्य स और ह, इतने मिला के आपका हिंदी में क्या बनता है, इन सारे तो महाप्राण व्यंजन बनते हैं। इन सभी को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं अघोष और घोष ध्वनि की। तो हमने जस्ट अभी बताया था क्या होते हैं अघोष ध्वनि या घोष ध्वनि। तो नागपुरी में हमने देखा था कि जो अल्पप्राण ध्वनि होते हैं, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं, वही हमारा अघोष होते हैं, ठीक है। और जो महाप्राण व्यंजन होते हैं वो आपका घोष होते हैं नागपुरी में। लेकिन यहाँ हिंदी में कुछ और होते हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अघोष वर्ण कौन कौन होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहिल अक्षर और दोसर अक्षर और आपका जो तालब स है, दैन्य स है और मूर्धन्य स, ये सब क्या होते हैं, तो अघोष वर्ण होते हैं। जबकि इसको नागपुरी में नहीं लिया है। नागपुरी में सिर्फ क्या लिया गया है, तो जो अल्पप्राण होते हैं, यानी आपका जो प्रत्येक वर्ग का पहला और जो तीसरा अक्षर है, बस वही लिया गया है। जबकि अघोष वर्ण हिंदी में क्या क्या होते हैं, आपका सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर और आपका तालब स, दैन्य स और मूर्धन्य स, ठीक है। इस फर्क को आपको याद रखना है, दोनों में अच्छे से एक बार कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, तालब स, दैन्य स और मूर्धन्य स है, ठीक है। अब आगे हम लोग अगर बात करें घोष वर्ण के, तो घोष वर्ण भी प्रत्येक वर्ग का तीसर और चौथा और पांचवा, ठीक है। यहाँ पे घोष वर्ण क्या क्या हो जाएंगे हिंदी का, तो तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हमारा क्या होते हैं, घोष होते हैं। और य, र, ल, व आपका क्या होगा, घोष वर्ण होंगे। जबकि नागपुरी में ऐसा नहीं था। नागपुरी में घोष वर्ण क्या क्या थे, तो जो महाप्राण व्यंजन थे, महाप्राण वर्ण थे, वही थे। यानी आपका दूसरा अक्षर, यानी सभी वर्गों का दूसरा और आपका जो चौथा अक्षर है, बस वही हमारा क्या था, तो घोष वर्ण था नागपुरी में। जबकि यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वर्ग का तीसर, चौथा और पांचवा अक्षर आपका यहाँ पे घोष है। और आपका य, र, ल, व और ह आपका घोष वर्ण है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में पूरा लिखा गया है, जैसे ग, घ, अंगा, ज, छ, इया, ये सब सारे आपके क्या है, तो घोष वर्ण है
आपके हिंदी के। ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है फर्क, नागपुरी और हिंदी में, क्योंकि एग्जाम में पूछ दे तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजनों की, यानी संयुक्त व्यंजनों का निर्माण किन वर्णों के मेल से होता है वो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जे वर्ण दुई गो व्यंजन कर मेल से बनल है उके का कहल जाए, संयुक्त व्यंजन कहल जाए। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो जो वर्ण दो गो व्यंजन के मेल से बना है उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ पे अक्ष, अक्ष हमारा क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है, और इसका निर्माण किन वर्णों के मेल से हुआ है? तो क में हलंत है प्लस मूर्धन्य स, इन दोनों के मिलने से हमारा अक्षा का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि हलंत किस वर्ण के नीचे लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं और कंफ्यूज किए जाते हैं ऑप्शन के द्वारा। और नेक्स्ट हम त्र की बात करें, त्र हमारा यहाँ संयुक्त व्यंजन है, इसका निर्माण किन वर्णों के या किन व्यंजनों के मिलने से हुआ है? तो त के नीचे क्या है हमारा? हलंत है प्लस र, तो इसके मिलने से क्या हुआ है? त्र का निर्माण हुआ है। य की बात करें तो ज जिसके नीचे हलंत है प्लस इया, इनके मिलने से य का निर्माण हुआ है। स्र की बात करें तो ताला सब के नीचे हलंत है और प्लस र, इनके मिलने से हमारा किसका निर्माण हुआ है? तो स्र का हुआ है, इस संयुक्त व्यंजन को है। तो इन चारों वर्णों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इससे अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।